बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। किस आग में जल रहा है ये मुल्क, हर लम्हे पिघल रहा है ये मुल्क, सदक़ात में पल रही है ये कौम, खैरात में चल रहा है ये मुल्क। नाज़रीन, इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि अब दौरे जलसे की शुरुआत होने लगी है, खूबसूरत इस्तकबाल की बात होने लगी है। IMF की टीम पाकिस्तान आ रही है। क्या महंगाई अरूज पे जाएगी या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? अवाम की दाद रसी लफ्ज़ों में या प्रैक्टिकली तौर पे? इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सेविंग होम के CEO है और सियासी माशी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ है और इन दिनों अपने सोशल काम के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर ममालिक में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं और इनफरादी तौर पर हर इतवार को मेडिकल फ्री कैंप भी लगाते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा तज़किया करने लगे हैं माशी हवाले से और इस मुल्क के हवाले से, और हम कुछ सीखना चाहते हैं इनसे भी। तज़किया निगार भी कह सकते हैं हम इन्हें, बिजनेसमैन भी कह सकते हैं और एक लीडर भी कह सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा इकबाल अडवाणी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, मुल्की माशी हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़े ही नफीस इंसान है और वो सियासत को इस तरीके से मोटिवेट करवाते हैं कि किस तरीके से लोगों को तरगीब दी जाए कि हमारे मुल्क के लिए हम सब मिलकर काम करें, और इससे भी इस वक्त भी हमें ज़रूरत है इस मुल्क को हम किस तरीके से लेकर चले। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मौलवी नदीम साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इकबाल साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूद मेरे साथ, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे GDA के सदर GDA के से ताल्लुक़ रखते सफदर अब्बासी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब। सफदर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत मेहरबानी भाई। अच्छा, मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए इकबाल अडवाणी साहब, जो कि हमारे तज़किया निगार भी है और बिजनेसमैन भी है, और हमारे साथ मेरे साथ नदीम मौलवी साहब भी है जो महमूद मौलवी साहब के भाई भी हैं और माशाल्लाह सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आपसे मैं ये सवाल करने लगा हूँ कि माशाल्लाह जी, मेरे दोनों भाई को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी रही है और अब जो है आप कौन सी पार्टी की तरफ है और क्या देख रहे हैं इस मुल्क के हवाले से? देखिए जी, मेरी भी हमने अदली हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है। जब पार्टी मेरे ख्याल में बाद में बनी, हम लोकल लाड़काना की पॉलिटिक्स में हम भुट्टो साहब के साथ पहले थे जी। तो उसके बाद जब पार्टी बनी तो उससे जो हमारी एसोसिएशन शुरू हुई तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत तक जी जी मैं समझता हूँ कि शायद फैमिली से ज्यादा एक्टिव कोई फैमिली ऐसी नहीं थी जो कि पार्टी के बुरे और अच्छे हालात में उसके साथ रही हो। जी जी अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा की शहादत हो गई। उसके बाद हम फील करते थे कि जी रजाई साहब की जो पॉलिसीज है वो पार्टी को डैमेज कर रही हैं और पार्टी को उस तरीके से नहीं पार्टी चलाई जा रही जिससे उसको चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये पुरानी बात है। उसके बाद मजबूरन हमें अपने वर्कर्स और साथियों को अकोमोडेट करने के लिए मुझे अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स को रजिस्टर कराना पड़ा। वो आज एक रजिस्टर्ड जमात है और हम उस जमात की निस्बत से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। तो इस ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो पी साहब की सदारत की चेयरमैनशिप में चल रहा है जी, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ अभी। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बने यहाँ पे अपने मौजूदा जो भी सिस्टम सिंध का है उसके खिलाफ, क्योंकि 15 साल से जो ये हुकूमत चल रही है उसके अंदर बहुत सी सीरियस कबातें सिंध के इश्यूज पे हो गई है। बाकी रहा नेशनल पॉलिटिक्स का सवाल, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही एक गंभीरता से उड़ता है। वजह उसकी एक इकोनॉमिकली पाकिस्तान एक बहुत ही कमजोर पोजीशन में आ गया है। इससे पहले कभी ऐसी कमजोरी हमें इकोनॉमिकली नहीं फेस करनी पड़ी जितनी आज हमें नजर आ रही है। तो वो सारे अमल के अंदर जो है ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी चीज डोमिनेट कर रही है इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिसीज के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो या केयरटेकर गवर्नमेंट जो हो, वो उनकी सारी की सारी इस वक्त कोशिश ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को IMF की जो डिमांड है उसको मानते हुए और जो ना चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा जो है बर्डन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आने वाला है। सदर साहब, मेरे साथ इकबाल साहब भी है। मैं इससे पहले आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप तो बहुत पार्टी के क्लोज थे, आपने क्यों पार्टी छोड़ दी? कुछ वेट करते, कुछ ना कुछ आपसे भी राय ली जाती है, आपको क्या बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था? क्या वजह थी इसकी? देखिए जी, इग्नोर एक्चुअली क्या है कि मैं फ्रेंकली इंसान वो जो ख्वाहिशमंद होता है किसी इक़्तिदार की पॉलिटिक्स का, वो इन सारी अमल के अंदर जो है अपने आप को कमजोर महसूस करता है। मेरी नजर में हमें
हमने इक़्तिदार की वो चीजें देखी जो शायद बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने जी। उस इक़्तिदार को उस लेवल से देखा हो, चाहे हम गवर्नमेंट में थे चाहे हम ऑपोजिशन में थे। जी जी। तो उसके बाद असल इशू ये था कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर हो रही थी और वो इतनी बड़ी वफाक की जमात जो है ना वो एक यानी बच्ची खत्म होके सिंध के चंद हजार तक महदूद हो गई। तो क्या आप गवर्नमेंट में आने के उस नहीं, मैं सिर्फ अपनी एक बात समझता कहूँ कि मैं जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो है ना ऑपोजिशन की जो इस वक्त जमात सिंध के अंदर खास तौर पे वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एक अलायंस है हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स उसका हिस्सा है। और इतना मैं जरूर बता दूं आपको कि लाड़काना शहर के अंदर हमने मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने शिकस्त दी हुई है। मेरा भतीजा वहां से MP है 2 दफा। तो मैं नहीं समझता कि हम इतने, हाँ हम कुछ हद तक तो उनकी बात दुरुस्त है कि गैर मारूफ है, कितने भी गैर मारूफ हम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पिछले इलेक्शन में भी जिस तरह पार्टी के लोग इल्जाम लगा रहे थे कि जी खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट, तो मैं तो इनको भी सिलेक्टेड समझता था। मैं समझता था कि एक कॉम्प्रोमाइज था जिसके तहत जो ना 2018 में जो ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत से भी ज्यादा वोट पाकिस्तान पार्टी को मिले। उसकी वजह बुनियादी थी कॉम्प्रोमाइज हुआ था नेशनल लेवल पे, जहाँ पे ऊपर की गवर्नमेंट जो है ना वो जिस तरह वो इल्जाम लगाते थे कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इस तरह मैं समझता हूँ ये लोग भी खुद भी सिलेक्टेड थे। तो आप भी किसी आप भी अभी भी आज GDA भी अभी भी जिस तरह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आज भी एक ऑल्टरनेट मौजूद है और खास तौर पे जो है इंटीरियर के अजला के अंदर। और इंशाअल्लाह आपको नजर आएगा आने वाली इलेक्शन में कि GDA एक भरपूर परफॉर्मेंस के साथ जो है ना इंशाअल्लाह में मुकाबला करेगा। जी मेरा एक सवाल था कि इतनी सारी पार्टियां बन चुकी है, उसके बावजूद आज 75 सालों में गरीब के मसले हल क्यों नहीं होते? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक थोड़ा सा हमें तफरीक करनी पड़ेगी गुज़श्ता 15 साल के अंदर खास तौर पे, या गुज़श्ता 20 साल के अंदर अगर आप समझ लें तो। जी मेरी नजर में एक बहुत ही इससे पहले यकीनन पाकिस्तान के मसाइल जरूर थे, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल इतने नहीं थे जितने कि आज आपको नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ गुज़श्ता 20 साल के अंदर 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जो है खुल के सामने आई। एक ही एक सियासी सीरियस पॉलिटिकल लीडरशिप का क्राइसिस है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना जेन्युइनली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नजर नहीं आ रही उस लिहाज से, उस तरीके से जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर एक लंबे अरसे तक जो है ना मुख्तलिफ जमातों के अंदर एक बड़े बड़े कद के जो है सियासतदान मौजूद थे। और दूसरी मैं समझता हूँ कि आज पॉलिटिकल वर्कर जो है ना वो बेचारा जो है ना नापैद हो चुका है। असली सियासी वर्कर्स जो सियासी जमात को जिला बख्शते थे, उसकी तहरीकों में, उसकी काम में जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ते थे, आज मैं ये नोट करता हूँ कि वो पॉलिटिकल वर्कर्स जो आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले मुख्तलिफ जमातों के अंदर थे, चाहे किसी भी जमात में हो, एक तो वो आज बिल्कुल जो है ना नापैद नजर आ रहे हैं। वो जैसे इकरार साहब भी कहते हैं कि ये वो जो जैसे पांडा एक्सटिंक्ट हो रहा है, इस तरह वो जो सियासी वर्कर एक जमाने में पाकिस्तान के अंदर होते थे, एक वॉलेटाइल हमारी कंट्री थी जिसके अंदर बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मैसेज होती थी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती थी, वो आज हम आपको नजर नहीं आए। तो इन दोनों चीजों की वजह से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट हावी हो चुकी है। अब उनकी पॉलिसीज जो है वो किस हद तक सही है या गलत है, इसमें एक लंबी बहस है जो की जा सकती है। ठीक है सफदर साहब, आपकी बात हमें समझ में आ गई। हम वेट एंड सी कर रहे हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम भी इसको डेवलप कर रहे हैं और आस्ते आस्ते इस काबिल होंगे कि हम भी एक अच्छी सिंध के अंदर पार्टी बन के उभरेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया सफदर साहब। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि सख्त फैसले अक्सर हम हमारे वज़ीर साहब से सुनते हैं कि मैं आवाम के लिए सख्त फैसले करने जा रहा हूँ और ये सख्त फैसले थोड़े से आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्या कहेंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यार, कौन से फैसले इनको करने हैं। हम लोगों को जब फैसले करने चाहिए तब तो हम कर नहीं पाते, सिर्फ आवाम को मतलब डराते रहते हैं। मुझे लगता है ये होने वाला है, हम ये करने हैं, हम ये आपके ऊपर सख्त फैसला नहीं करना चाहते, हम महंगाई लेकर नहीं आना चाहते। मतलब अपनी सियासत बचाने वाली बात है। अगर फैसले हैं तो देखिए राइट टाइम पे राइट फैसला होना चाहिए। जब वक्त गुजर जाता है फिर उस फैसले से आप वो अफादियत नहीं होती जो उस वक्त हो सकती है। अब हमको IMF के प्रोग्राम में अक्टूबर में चला जाना चाहिए था, अब जनवरी चल रहा है, जनवरी एंड हो गया, हम लोग नहीं जा पाए। तो यानी अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अपने पास जाना है, आप नहीं जाओगे तो क्या करोगे? आप तो बिल्कुल डिफॉल्ट पे आ गए हो। तो मकसद कहने का ये है कि
कौन यार, ये किस तरह सोचते हैं, क्या इनकी क्या प्लानिंग है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप राइट टाइम पे, जिस टाइम पे जो डिसीजन लेना चाहिए उस वक्त नहीं लोगे तो बाद में तो आपको लेना ही है वो डिसीजन। लेकिन उसके उस वेट एंड सी के अंदर देखिए, शायद फंड आ जाए, शायद ये आ जाए तो हमारे जो मसले मसाइल हल हो जाए, हम आवाम के लिए रिलीफ देते हुए चले, ये वजह से तो इतना डिले नहीं हुआ। नहीं, वो आप देखें, वो तो अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है ना, कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा। आपको पता है कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाओगे आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, दुनिया का कोई मुल्क आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक रियलिटी है, सबको मालूम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किस, मतलब एक ऐसी चीज के पीछे भागने वाली बात है जो हो नहीं सकती थी, और आज वो मुल्क को कहां से कहां ले आए। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर ये फैसले 4 महीने पहले हो जाते, 3-4 महीने पहले हो जाते, जो हो रहे थे, मिफ्ता इस्माइल कर ही रहा था, अगर उस वक्त ये फैसले हो जाते तो आज हम जितनी प्रॉब्लम्स में इतने में नहीं होते। वजह मैं बताता चलूं आपको, हमने एक तरह से डॉलर को पकड़ के रख लिया आर्टिफिशियल। दुनिया में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि इस तरह से डॉलर को आप पकड़ के ज्यादा टाइम चल सकते हो, कोई एग्जाम्पल नहीं है। इन लोगों ने पकड़ के रखा, आज देखो क्या हाल हो गया। आज अगर वो उस वक्त डॉलर को उस तरह नहीं करते और उस वक्त IMF के प्रोग्राम में चले जाते, देखें बीच में क्या हुआ कि डिफरेंस इतना आ गया एक ओपन मार्केट में, और आप सही था, हवाले में और बैंक चार्जेस में 20-20, 30-30 रुपए का फर्क आ गया। मुझे बताएं, कोई भी कितना भी मुल्क से मोहब्बत कर रहा होगा वो नहीं भेजेगा पैसा बैंक के जरिए, हवाले से ही भेजेगा। तो वो जो आ सकती थी रेमिटेंस, आपको प्रॉपर चैनल, वो नहीं आए। फिर जितने एक्सपोर्टर थे उनका जितना पैसा बाहर था उन्होंने वहीं रोक दिया, मंगवाया नहीं। क्योंकि अगर वो मंगवाते हैं प्रॉपर चैनल के तो उनको पैसे कितने मिलते हैं, और 20-25-30 रुपए का फर्क आता, उन्होंने अपने पैसे वहां रोक दिए। तो ये 4 महीने में तकरीबन 2 अरब डॉलर तो हमने 2 अरब डॉलर तो हमने ये गवा दिए। हम 1 अरब डॉलर के पीछे भाग रहे हैं IMF के पास, लेकिन 2 अरब डॉलर तो हमने ये शॉर्टेज हो गई। अगर उस वक्त चले जाते तो ये 2 अरब डॉलर की शॉर्टेज होती नहीं। उस वक्त हमको सब सपोर्ट भी मिल जाता, अपने दोस्त ममालिक से सपोर्ट मिल जाता, चाइना से मिल जाता, सबसे मिल जाता। आज हम काफी अच्छी पोजीशन में होते, मतलब अच्छी से मुराद ये नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन, आज जो पोजीशन में आ गए हैं इससे काफी बेहतर होते हैं। आप क्या कहते हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी, जैसे इकबाल साहब कह रहे हैं, आप कितना एग्री है इसके सवाल? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हमें एक कौम बनना। मैंने जो उनसे सवाल किया था ना, 70 सालों में जितनी सियासतदान आ गए हैं, उन्होंने किसी ने रोटी, किसी ने कपड़ा, किसी ने मकान, किसी ने नौजवानों को यूथ प्रोग्राम, ये सब लारे, पंजाबी में कहते हैं ना लारे और बातें। हमें क्या करना है, हमें एक कौम बनना है। एक कौम बनने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ईरान के ऊपर सारे सैंक्शंस थे, कोई कारोबार नहीं कर सकता था, डॉलर उनके फ्रीज हो चुके थे, उनके ऑयल जो है वो बेच नहीं सकते थे, मगर क्या थे वो, एक कौम बन के एक लीडर खुमैनी साहब के साथ वो चले, और उन्होंने उस मुश्किल वक्त में अपने कौम को अपने पैरों पे खड़ा किया। हमारे को आदत हो गई है बैसाखियों की, हमें आदत हो गई है चश्मों की, और वो चश्मे क्या है, हमारे IMF। हमें क्या है कि हम ये कहते हैं कि इधर से लोन मिल जाए, उधर से मिल जाए। ये लोन इकट्ठा करते करते आज आप देखें 70 सालों से हम लोन्स बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे लोन्स कभी कम नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम एक खुद मुख्तार मुल्क तो हैं, मगर हमारे को पेट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी की तरफ अगर हम जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमें फियर नहीं होगा। अच्छा, उस फियर को देखिए, आज आप IMF के बातें सुन लें या 3 महीने बाद सुन लें, नतीजा तो वही है। मुझे ये बताइए, क्या डॉलर उस टाइम पे भी वो कह रहे थे 300 रुपए का कर दे, इस टाइम पे भी 300 रुपए, तो 300 रुपए डॉलर के ऊपर क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? हम इंपोर्टिंग कंट्री है, हम एक्सपोर्टिंग नहीं है। हमारे यहाँ ऑयल, आप देखें ना, ट्रेड जितने भी हम कर रहे हैं, इंपोर्टिंग हमारे जो आइटम्स हैं वो ऑयल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, खाने पीने की ऑयल है हमारे पास, हर चीज। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि हम बड़े अपने बदल रहे। आपको पता है हम दुनिया के 4थे नंबर पे आते हैं जो चाय इंपोर्ट करते हैं। क्या चाय हमारी जरूरत है? यह हमारी लग्जरी है। हम अपनी लग्जरीज को हम कहते हैं कि जी फला चीज बंद कर दें, फला चीज बंद कर दें। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल कि हम कहां पे, हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ हम नहीं जाते और हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज है उसके ऊपर हमें काम करना है। हमें डिवाइड करके रूल करने के लिए बन गए हैं। कोई सियासतदान आता है तो अपने मजहब के नाम से आता है, कोई आता है तो
अपने सिंधी बन के, पंजाबी बन के, पठान बन के, कौमियत में हमें डिवाइड कर दिया। आज भी देखें, जिसको भी देखें मुफ्ता साहब के साथ ये है कि मुफ्ता साहब भी उनका जो था कि सर हम अगर यस बॉस करते हैं तो हम बेहतर होते। हाउ कैन वी से यस बॉस? हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाएंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ता है तो क्या इंडस्ट्री हम काम कर सकते हैं? इकबाल भाई भी बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, इनसे भी सवाल करेंगे। मुझे यहाँ ब्रेक का और इशारा नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। इकबाल साहब, आप ने जिस तरीके से कहा कि मुफ्ता इस्माइल थोड़ा सा लेके आ रहे थे सही पॉलिसी, जबकि नदीम साहब कह रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले मुल्क को देखें, तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क को देखें या पहले हालात को देखें? क्या कहेंगे? देखें, आपके मुल्क को देखने वाला टाइम तो गुजर गया है ना, उस पर बात तो मेरे मकसद बनती ही नहीं है। भाई साहब ने अपने हिसाब से जो भी राय रखते हैं, इनकी राय का एहतराम है, लेकिन बात वो नहीं है ना। बात तो ये है ना कि उस वक्त जब मुफ्ता इस्माइल आए या उस वक्त क्या हालात थे, आप एक हालात को लेकर उस वक्त के जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से आप एक वो बनाएंगे ना कि मुझे अभी क्या करना है। अब आप आपके पास जो ऑप्शन होंगे उस पर आप काम करोगे कि आज मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो उस वक्त यही हाल था, यही ऑप्शन था कि हमको उसी वक्त अक्टूबर में हमको IMF में चले जाना था। अब उस वक्त तो यही हालात थे ना। आप अगर वो बात कर रहे हो तो 50 साल पुराने, तो आप क्या समझते थे कि डॉलर इस रेट के ऊपर नहीं आता? नहीं, डॉलर भले किसी भी रेट पे चला जाता, लेकिन आपके जो आपने जो खुद जाया किया है वो क्या किया? मैंने आपको यही कहा, आपके जो रेमिटेंस आ रहे थे वो सब रुक गए, क्योंकि आपके डॉलर, मार्केट डॉलर और बैंक के डिफरेंस कम से कम 25 से 30 रुपए आ गए। आप भले कितने भी हुब्बुल वतनी आपको हो, कितना भी मुल्क से प्यार करते हो, अगर आपको 225 रुपए बैंक देगा और 270 रुपए हवाले वाले देगा तो आप किससे काम करोगे? 100%। तो मकसद देखिए, माजरत के साथ एक गैर कानूनी काम करने वाला हुब्बुल वतन नहीं हो सकता, तो फिर हमारी एथिक्स कहाँ गए हमारे उसूल? देखिए ना, आज हम बात कर रहे होते हैं, नहीं सब बड़े लोगों की तरफ देखेंगे तो इस्तकबाल तो मिठाइयों की सूरत में हो रहा है, सोने की ताज की बात हो रही है, सब चीजें ऐसी हो रही है। नहीं, आप यार एक बात में ये कहना चाह रहा हूं, आप यार ग्राउंड रियलिटी पे आ जाएं। हुब्बुल वतनी और ये सब चीजें नहीं है हमारे पास यार, जो नहीं है उस पर बात करना बेकार है। सिग्नल पे कितने लोग खड़े होते हैं, कहाँ चली जाती है आपकी हुब्बुल वतनी? कितने सिग्नल पे खड़े हुए हैं? कौन सा काम बगैर पैसे से इस मुल्क में नहीं हो रहा? हर काम बगैर पैसे के कौन सा काम होता है? आप किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर में चले जाएं, किसी भी रोड पे चले जाएं, किसी भी रात को ट्रैफिक में चले जाएं, पुलिस आपको रोकेगी क्या? किस तरह चल रहा है मुल्क? तो ये छोड़ें, जो चीज नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं है। रेट बढ़ने की कहानी याद है तो पहले ही जो है पूरे थीम बना। हाँ, मेरा मकसद कहने का भाईजान ये है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो उसके हिसाब से बात करोगे। आप वो बातें करें नहीं जो हो नहीं सकती। आप जो हालात रातों रात चेंज नहीं हो सकते। हमको ये करना था, वो तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमको क्या करना था, हमको तो बहुत कुछ करना था, हम नहीं कर पाए। आज हमको क्या करना है, सवाल ये है आज हमारे सामने क्या है उसको देखकर चलना है ना। कल भाई ये करना था, हमको यूं करना था, हमको सीधा सीधा चलना था, भाई करना था, नहीं कर पाए। आज जो है वो तो देखे, नहीं तो क्या आपके पास ऑप्शन, क्या आपके पास आगे IMF के पास जाने के अलावा आज की तारीख में ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमको ये नहीं करना था भाई, हमको तो बांग्लादेश को अलग भी नहीं होने देना था। मतलब क्या क्या हमने तो बहुत कुछ ऐसा किया जो हमको करना ही नहीं था। तो मकसद कहना क्या ये है कि हमको मोहब्बतें पैदा करनी चाहिए, ये हो चाहिए, ये सब होना अपनी जगह पे बात की हद तक है। आपको ग्राउंड रियलिटी ये नजर नहीं आ रही। अच्छा देखिए, ये जो बात है ना, यही वजह है कि आज पाकिस्तान इस पोजीशन पे आ गया। ये इन्होंने बड़ी सच्ची बात कही। वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कोई हमें फख्र नहीं होना चाहिए कि जी ये रियलिटी है, ये गलत रियलिटी है, ये गलत हकायत की तरफ हम जा रहे हैं। हकीकत ये है कि जब तक हम क्यों कहते हैं हम मुसलमान हैं? हम कह नहीं जी, यहूदी जो है, यहूदी अच्छा फायदे में रहता है। हमें एक गाइडलाइन दिया गया है। हमें कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया? पाकिस्तान बनाई इसलिए था कि हमें कौम, क्यों कहते हैं जी कायदे आज़म का क्या था? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। क्या सिर्फ किताबों के लिए था? आज जो हम बात कर रहे हैं फ्री फ्लोट एक्सचेंज की, जो डॉलर जो है रातों रात गायब हो रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, ये सब कुछ है। स्टेट बैंक बनते क्यों हैं दुनिया में? मुझे बता दें, स्टेट बैंक क्यों बनते हैं?
वो इसलिए बनते हैं कि जनाब के वो पैसे को मॉनिटर करें कि एक हाथ से पैसा निकले तो 10 हाथों में जाए, पैसे रिवॉल्व हो। वो ये देखते हैं आपकी इकोनॉमी कहां जा रही है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। आज मादर पिदर आजाद है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जी मुझे फायदा हो रहा है, मैं डॉलर ले गया अफगानिस्तान, जी मुझे फायदा हो रहा है, मैंने गंदम रोक दिया, जी मुझे फायदा हो रहा है। अगर यही देखना है तो फिर रोते क्यों है, हुकूमतों को क्यों बुरा बोलते हैं? जब आप और मैं बदलेंगे तब तो हुकूमत की पॉलिसीज बदलें। हम पॉलिसीज पे आते नहीं है, हमें चाय भी पीना है और हम कहते हैं कि जनाब हमारा मुल्क गरीब हो रहा है। आपके अरबों डॉलर का जो है आप चाय मंगाते हैं, पी लेते हैं, क्या हम डिजर्व करते हैं? फिर हम कहते हैं हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके मुस्तकबिल हम खराब करें क्योंकि आज हम कुर्बानी नहीं दे रहे। हम फला नारे पे जाके वोट दे के आते हैं, हम फला 200 रुपए के नोट पे अपने आप को बेच देते हैं। एक छोटा आदमी 200 पे बेचता है, कारोबारी आदमी 2 अरब डॉलर पे बेच देता है, वो अफगानिस्तान से डॉलर निकाल देता है। कब तक ये चलेगा, कब तक? फिर आप बोलते हैं कि जी पाकिस्तान नहीं बन रहा। ईरान का क्या सूरत हाल मैंने क्यों बताई थी? आप मुझे बताएं, दुनिया में कभी ईरानी ने बोला है कि मेरा ईरान खराब है, कभी बंगाली ने बोला है कि मेरा बंगाल खराब है, कभी इंडियंस ने बोला है कि हिंदुस्तान खराब है। हम अपनी पाकिस्तान में बैठते हैं, अपनी बुराई कर रहे हैं। और अफसोस के साथ पिछली हुकूमत में जो थे, जो हुकूमत खुद अपनी बुराई करती थी, आज ऑपोजिशन में फिर पाकिस्तान की बुराई करें। अपनी मुल्क की बुराई करेंगे तो कौन आएगा पैसे लगाने? जी इकबाल भाई, मतलब आपका टॉपिक क्या है एक्चुअली मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज हमको क्या करना है, ये टॉपिक है कि हमको क्या करना था, ये टॉपिक है। मतलब मुझे ये हमें बताया तो अपनी गलतियों से आज सीखना है इस शो के जरिए से। हमें बताना है कि हम कहां पहुंच सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं कि आज हमारे पास ऑप्शन क्या है, इस पे बात हो रही है ना। हमने क्या क्या गलतियां की, हमको ये चीजें नहीं करनी थी, उससे तो सब इत्तेफाक कर रहे हैं, उस पे बात ही नहीं है कि भाई हमको यूं नहीं करना था, हमको ये लेकर इस तरह चलना था। इतनी बातें हैं तो नदीम साहब का जो मैं सवाल में इस तरफ लेकर आता हूँ, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इस वक्त हम जो है अपनी जितनी भी चीज़ें वो दूसरों को डिवाइड कर देते हैं कि भाई हम सही है, बाकी सारे के सारे हम तनकीद बराए तनकीद की तरफ ही जाने की कोशिश, तनकीद बराए इस्लाह की तरफ नहीं जा रहे। जिस मिसाल के तौर पर बिजनेसमैन है तो वो अपने ज़ख़ीरा करके फिर रेट बढ़ाने की बात करते हैं, सब सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बिजनेसमैन ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है वो सही काम कर रहा है, मैंने ये नहीं कह रहा। कि मैं कह रहा हूँ कि ये आज की रियलिटी है, इससे इतना जल्दी निकलना आसान नहीं है। बात ये नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, ये तो हम इसमें कौन सी दो राय है कि रोड पे सिग्नल हम तोड़ रहे हैं, बगैर रिश्वत देकर हम अपने काम करवा दें, इसको कौन कहता है ये सही काम है? लेकिन मकसद कहने का ये आज की रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमको इसी माहौल में रहकर इसकी करेक्शन करनी है ना, ये एक अलग चीज है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम मिफ्ता इस्माइल ने काम जो किया उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। अगर आप ये कह रहे हो कि आज हमको आईएमएफ में नहीं जाना चाहिए, अगर आप जो कह रहे हो तो आप बताओ दूसरा ऑप्शन आज की तारीख में क्या है? आईएमएफ में नहीं जाते, चले आप मुझे कोई ऑप्शन बता दें। मेरा मकसद ये है कि आज क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। सबसे पहले आपको चाहिए एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ जाए। आप अपने घर के अंदर जब गंदम उगाएंगे तो आपको अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आपको चाहिए सख्त फैसले दे के जनाब आज से जो बिलियंस ऑफ डॉलर का हमारे चाय इंपोर्ट हो रहा है हम इंपोर्ट बंद कर देंगे। हमको ये नहीं है कि जनाब गाय बेच दी, भैंस बेच दी और कहा जी मुल्क बेहतर कर रहे हैं। आप पॉलिसीज पे आए। अगर आप बात करें ना कि आज बच्चे सिग्नल पे क्यों रुकते नहीं है, उसकी वजह मैं और आप, हमने रिश्वत देना सीख लिया और पुलिस वालों ने लेना सीख लिया। बच्चा मुझे और आपको देख के ही सीख रहा है और हम फिर अपनी जनरेशन को क्या बता रहे हैं? खुद सिगरेट पीते हैं और बच्चे को बोलते हैं सिगरेट ना पियो। मैं तो पी रहा हूं क्योंकि सब पीते हैं। हम ये नेशन बन गया। लेकिन बात सारी ये इकबाल भाई का वो सवाल है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत आज जो करंट सिचुएशन है उस पे बात करनी है। बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं यार, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा, उससे मैं इंकार कहाँ कर रहा हूँ? आपसे मैं जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट के आज की तारीख में आज हमारे पास तकरीबन 3 अरब समथिंग पड़े हुए हैं। आज हमारे पास हमको क्या करना चाहिए आप मुझे ये बताएं। आप जो बात कह रहे हैं वो हमको करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। उसको छोड़ दें। आज हमको क्या करना है ये बताओ ना। टीम आ रही है उससे क्या लग रहा है कि कुछ फंड्स मिलेंगे या कुछ इस तरह की चीजें आएंगी कि तो थोड़ा सा डॉलर कंट्रोल में होगा? नहीं देखिए, अगर अभी मैंने क्या कहा कि हम बहुत ज्यादा लेट हो गए, हमको अक्टूबर में ये कर लेना था, बहुत लेट हो गए। इसकी वजह मैं बताता हूं
कि अगर आज हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाएंगे। इससे ज्यादा महंगाई होगी, इससे दो राय नहीं होना है, होगी, हम जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब हमको डिसीजन लेना था ना, उस वक्त हमने डिसीजन लिया नहीं। अब तो हमको अब तो लेना ही लेना है, हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गए। लेकिन उस वक्त जो अफादियत हो सकती थी, उस वक्त जो हमको बेनिफिट हो सकते थे उसके कुछ अब वो नहीं होंगे। वजह बताऊं, आज आप आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर जाते भी हैं तो आज अपने आप को इतना रिवर्स कर लिया है कि अगर हम उस वक्त चले जाते तो कम से कम मुझे लगता है कि रिमिटेंस और एक्सपोर्टर ने जो पैसे रोक लिए और रिमिटेंस ने जो प्रॉपर चैनल पैसे नहीं भेजे, उससे $2 अरब तो मुझे लगता है हम लोगों ने अपने गवा दिए जो हमारे पास होते। उस वक्त हम चले जाते तो काफी फायदा होता, लेकिन उस वक्त नहीं जा पाए, अब जाना पड़ेगा, जाएंगे। अब फायदा कुछ नहीं होगा, उसकी वजह बताऊं मैं क्यों। कि अगर आज हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं, अगर वो ले लेते हैं हमको, सबसे बड़ी बात है तो हम जा भी पाते हैं, वो लेते हैं कि नहीं। अगर आपका मुआहदा हो जाता है तो आपको जितनी इमदाद अपने दोस्त मुल्कों से मिलेगी, वर्ल्ड बैंक को सब मिला के भी समझे $5 अरब मिलेंगे, तो आपको इतनी पेमेंट तो आपको 1 महीने के अंदर करनी पड़ेगी। आपके कंटेनर पड़े हुए हैं पोर्ट पे, इनकी एलसियां नहीं खुल रही, इनकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। एयरलाइंस जो हैं उनकी पेमेंटें करनी पड़ेंगी। मुआहिदा होने के बाद भी 1 महीने बाद हम दोबारा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन उस वक्त अगर मुआहिदा होता तो हम काफी हद तक अपने आप को सर्वाइव कर जाते। मतलब कहने का ये कैसे कर जाते हैं, मैं बता रहा हूं ना आपको, यानी इससे बेहतर होते। मतलब सर्वाइव करने का मतलब क्या, मतलब $300 के ऊपर हम बेहतर होते हैं। नहीं बात $300, हम बिजली की कीमत बढ़ा के हम बेहतर होते हैं क्या? हम देखिए आईएमएफ के जो है फ्री फ्लोट एक्सचेंज करने से क्या हम बेहतर हो जाते हैं? ये सब टैक्सेस और मजीद टैक्स बढ़ाने से हम कैसे बेहतर होते हैं? अभी आप क्या कर रहे हो? चले अभी आपके पास क्या, आपने नहीं गए ना, अब आप क्या, अब इससे बुरी हालत हो गई ना आपकी। अगर उस वक्त जाते आप तो आप इससे बेहतर होते। यूं नहीं कह रहा कि बेहतरीन यानी ओवरऑल आप बेहतर हो जाते, इससे बेहतर होते। अगर आज आप आईएमएफ में जा रहे हो तो उससे बेहतर पोजीशन उस वक्त होती। अभी आपने जाना है, आप कुछ भी कर लें, आप कितनी भी बातें कर लें, पुरानी 1947 की कर लें, 57 की कर लें, नो प्रॉब्लम। आपकी बातों से कोई इनकार नहीं है। ये करना, आप जो बातें कर रहे हैं वो हमको करना था, वो हम नहीं कर पाए। मकसद हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हमसे जो हो सकता है हम वो करते नहीं है, और जो हमारे बस की बात नहीं होती वो बात कर रहे हैं। आप जो बातें कर रहे हैं वो आज के दौर की नहीं है। पाकिस्तान में अभी वो चीजें बात की बातें होंगी कि नहीं होंगी। आज हमको क्या, हम लोग क्या करते हैं, जो बातें हमसे हो सकती हैं, जो चीज हमसे हो सकती है, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। उन बातों को लेकर आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये, अरे भाई वो नहीं हुआ। आज हमको क्या करना है, कल हम अपने आप को किस तरह सेव कर सकते हैं, उस पर बात करनी है। आज हमारे जो हालात हैं उस पर बात करें। हमको ये करना चाहिए, हमको गंदुम, भाई आपके जहाँ एग्रीकल्चर होती है वहां सब बड़े बड़े टावर बन गए हैं, प्लाजा बन गए हैं। वो देखो जो ये कौन बना रहा है? आपकी जो एग्रीकल्चर आपके पास, और इंडिया पंजाब और पाकिस्तान पंजाब एक ही है, दोनों के पास सेम एग्रीकल्चर जमीन है, दोनों मुल्कों के पास। उनकी एग्रीकल्चर देखें कहाँ है, हमारी कहाँ है। ये सब चीजें तो डिबेट है इसके ऊपर। अब आपके पास जो जमीन है एग्रीकल्चर की, उसके ऊपर आप लोगों ने प्लाजा बना दिए हैं। तो यार ये तो चीजें हो गई हैं। आज जो हमको, जो आज हम क्या कर सकते हैं उस पर बात करें। आज हमारे पास इसके, आज भी अगर हम लोग अभी भी ये सोचते रहेंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, हम वो बातें कर रहे हैं जो आज इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, आज नहीं हो सकती। तो जो हम कर पा रहे होते हैं या जो कर सकते हैं, हमारा ध्यान उससे भी हट जाता है। हम पुरानी बातें ले लेते हैं, यूं नहीं किया, यूं नहीं किया, अब नहीं किया। आज हम जहां फंसे हुए हैं इससे किस तरह निकल सकते हैं। यानी निकलने का मतलब मेरा कहने का है, जो हालात हैं उससे थोड़े बेहतर हो जाए। यही है ना, यही होता है ना। इसी तरह आप आस्ते आस्ते स्टेप लोगे। आप अगर पुरानी बातों से कोई चीज नहीं सीखेंगे तो फिर यही कहेंगे आप। देखिए बात यह है कि आज पुरानी बातों से सीखने का टाइम निकल गया भाई। आज आपके पास 10 दिन, मैं आपके एक महीना भी नहीं है आपके पास। 15-20 दिन बाद आपके पास जो डॉलर हैं ये भी चले जाएंगे। इसके बाद आप डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाओगे, पेमेंट नहीं कर पाओगे। आज आपकी पोजीशन है बिल्कुल आप एंड पे खड़े हो। आज क्या करना चाहिए आप उस पे बात करो। आज आपको लगता है कि आईएमएफ के आने के बाद जो फंड मिलेगा, फिर इसके बाद दूसरे ममालिक भी है, सऊदीया, चीन वगैरह, ये कह रहे हैं कि वहां से भी फंड आ जाएगा, तो कवरेज होने की, ये मैं नहीं कह रहा कि 100% आप सेफ हो जाओगे, ये मैंने कहाँ कहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो आज जिस पोजीशन में हो, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं ना, सोल्यूशन तो दे रहे हैं ना। आईएमएफ से करने से क्या महंगाई कम होगी? आप आईएमएफ से नहीं करो तो इससे ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। मैं ये बता रहा हूं। आज अगर आप आईएमएफ के पास नहीं जाते, आपके जो ये हालात है ना, ये समझिए, आप बोलेंगे ये बहुत अच्छे हालात थे। जिस हालात में आप
क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, ये हालात ऐसे हैं भाई, इस हालात को भी आप तरसोगे कि यार ये तो हालात बहुत अच्छे थे। जिस हाल में आप लोग हो आज, अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते, आप इससे खराब हालात में आ जाओगे। लूटमार हो जाएगी, लोग कुछ मिलेगा नहीं, ना पेट्रोल, ना गैस, ना लाइटें, कुछ भी नहीं, एक दूसरे को आप लोग मार दोगे। तो भाई मेरे, आपके सामने क्या है उसको देख के फैसला करना है। IMF के पास जाने से आप कम से कम इस हालात से थोड़े बेहतर हो जाओगे, वरना आप क्या समझते हो, अगर हम आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पूरी दुनिया में मुझे एक मुल्क बता दे जहां IMF के कवानीन के मुताबिक वो मुल्क तरक्की किया है, मुल्क बर्बाद हो गए। आज तक कोई एक मुल्क है, आप इंटरनेट पे उठा के गूगल पे सर्च कर ले, अगर IMF की पॉलिसीज बनती ना तो इतने मुल्क तबाह नहीं होता, हम कर्जदार होते जाएंगे। आपको ये कह ही नहीं रहा कि IMF में जाने से आपको फायदा होता है, ये नहीं कह रहा मैं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? आप दिमाग लगा के मेरे दोस्त यही बातें कर रहे हैं। आज डिबेट किस बात की आपकी, कि आज हमको क्या करना चाहिए कि नहीं? ब्रेक की तरफ जाना। क्या मतलब लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। इकबाल भाई से इस वक्त बात हो रही थी, और जिस तरीके से अभी हम ब्रेक में गए उससे पहले एक बहुत अच्छी मिसाल दे रही थी, और नदीम मौलवी साहब भी जो है उस पर कह रहे थे कि मैं भी इसका जवाब दूंगा। तो ज़रा सा वो कौन सी बात कह रहे थे कि किसके ऊपर डिबेट करनी है? मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आप उसी पैटर्न के ऊपर हैं, फिर हम इधर जाते हैं, फिर उधर वापस आते हैं, तो हल तलाश करना है आज हमें इकबाल भाई इसका। देखिए, मेरा मकसद कहने का ये है कि आप अपनी करंट पोजीशन जो है उसके अंदर एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि आज हमारे पास ये हालात हो गए हैं, अब हमको क्या करना है। मेरे हाथ में गिलास है, ये छूट गया, टूट गया। अब आपको इस पे डिबेट करनी है कि ये गिलास मैंने गलत पकड़ा था, या मुझे यूं पकड़ना था, या इस टेबल की तरफ बैठना था, या इस तरह बैठना था। इस पे डिबेट करके पूरा दिन निकालना है। ये करोगे या सियासतदान तो करते ही है ना। सियासतदान क्या कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको साफ करना पड़ेगा फर्ज कि भाई किसी और को लगे नहीं। पहला स्टेप यही है ना कि आपके पास आपसे एक चीज हो तो गई, आपको पता भी आपसे क्या गलती हुई है। मकसद कहने का ये कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर से जो गिलास जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं, किसी को लगे नहीं, आप सबसे पहले उसको साफ करोगे। या फिर आप इस पे डिबेट करोगे कि गिलास टूटा कैसे है, तो ये जो कांच के टुकड़े हैं किसी को भी लग जाएंगे। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि आप किस हाल में आ गए हो, पहले उस पे देखो, उससे अपने आप को छुड़वाओ, फिर आप देखो कि भाई आपसे क्या गलती हुई, ये गिलास टूटा कैसे, ये चीजें आपको रिपीट नहीं करनी। लेकिन सबसे पहले तो आप उसके पहले तो ये देखोगे जो हो गया इसके नुकसानात से कैसे बचे। तो मकसद कहने का ये, जो हो गया सो हो गया, बहुत कुछ हो गया। इस पे आप 10 दिन नहीं, 1 महीना, 1 साल तक डिबेट कर सकते हो। हमको 47 के बाद यूं करना था, हमको 58 में हमारा मार्शल लॉ गलत लग गया, 1954-55 के अंदर जस्टिस मुनीब ने जो कानून बनाया था नजरिया जरूरत बहुत गलत था। भुट्टो ने 1974 में जो नेशनलाइज किया था बहुत गलत किया। 1908 के अंदर नवाज शरीफ ने ये काम किया, डॉलर फ्रीज अकाउंट सब। तो ये इस पे बात तो हो सकती है, होती भी रहेगी, ये हो गया। आज हम चले हल की तरफ आएंगे। अच्छा, मैं हल की बात आज क्या कर सकते लाइन के ऊपर फिर मैं 2 मिनट इनको जवाब दे। टेलीफोन लाइन पे फिर मैं आपको मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान सिरामिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, राना शहजाद हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब कैसे हैं? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सरामिस के हवाले से आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ कि होने क्या लगा है, ये सरामिस फैक्ट्रियाँ कुछ बंद होती हुई नजर आ रही है हुकूमती सतह के ऊपर। आप लोग क्यों कोई ऐसी राय लेकर उनकी तरफ नहीं जाते कि भाई ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन सब वेट एंड सी करते हो और उसके बाद फिर रेट बढ़ जाते हो, फिर इसके बाद वही मुल्क के अंदर उसी तरह की सूरत हाल चलती रहती है। अच्छा, ऐसा क्लेम भाई, ऐसा नहीं कि हम नॉक नहीं करते, नॉक एवरी डोर, और उनको सजेशंस भी देते हैं, ऑन बोर्ड भी रहते हैं, और अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं। या सुनना नहीं चाहते या समझते हुए नहीं समझ रहे, तो उसका कोई हल नहीं है। ये डिजास्टर एवं नहीं हुआ ना, ये 30-40 साल का है। ये जो अब नोज डाउन जा रहे हैं, इसका हमें समझ नहीं आ रही कि ये बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं है। इंडस्ट्री को इनको पता है, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल भी इम्पोर्ट बंद कर दी है, बैन हुई है। हमारे 2 कंटेनर खड़े हुए हैं और लोगों ने तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी? और वो जो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी खत्म होगी तो वो लॉस उससे बहुत बड़ा है जो आप इम्पोर्ट से बचा रहे हो। तो अब अजीब सी सिचुएशन है, हमें तो आप समझ नहीं पा रहे कर क्या रहे हैं।
आप ये कह रहे हैं सजेशन, हम अगले दिन 2 सेक्रेटरीज थे, फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हुए, तो उन्होंने कहा जी आप कोई ऑफ द रिकॉर्ड बताएं कि वे आउट क्या था, हम इससे कैसे निकल सकते हैं। नहीं देखे हमारी सारी जो इम्पोर्ट आपने खत्म किया इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की, 1 बिलियन का आपको फायदा नहीं हुआ है उसका। सिर्फ आप लोड शेडिंग कर लें, आप ऑयल की इंपोर्ट जो इस वक्त कंट्रोल कर लें, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो आपको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, तो आप डिसीजन मेकिंग पैनिक नहीं करेंगे। नहीं राणा साहब, बात सारी ये है कि अगर आप सारी कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के बाद अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो 5 से 10% की कोई फिगर आती है, लेकिन फिर आप लोग रेट भी 20-20, 25-25% बढ़ा देते हैं। हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है सर। इस वक्त तो जो सिचुएशन है, आपकी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर रही है। अगर इतने रेट बढ़ रहे हो ना भाई, तो फिर इंडस्ट्री तो डबल होनी चाहिए ना जी, फिर तो कोई इंडस्ट्री बंद ना हो। अब आधी से ज्यादा इंडस्ट्री बंद पड़ी है, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो इंडस्ट्री को तो फिर फायदा हो रहा है, इंडस्ट्री तो फिर डबल हो जाए। तो इंडस्ट्री तो बड़ी इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन पे है, वो आखिरी वो नहीं होता, कुछ बंद हो गई है, कोई स्कीमें ले रही हैं, पता नहीं चलती है नहीं चलती। तो ये मैं नहीं आपके इस आर्गुमेंट से एग्री करता कि ये इंडस्ट्री जो है वो रेट बढ़ा दे, रेट मार्केट में जा रही नहीं है। अभी पिछले दिनों 10% रेट बढ़े, फिर 12% रेट बढ़े, अब कितनी आवाज लग रही है, क्या क्या नजर आ रहा है, क्या सुनेरियो है, कितने % रेट बढ़ने के जा रहे? मतलब इसमें सिंपली सिर्फ जो अब आवाज आ रही है ना जी, एलपीजी जो RLNG पंजाब में हमारे पास आ रही है, आपके पास नहीं, वो उसका जो एलपीजी की प्राइस बढ़ी है वो 180 से 310 हुई है सिर्फ एक दिन में। और आपको पता है मेजर इनपुट है सिरामिक्स में गैस जो है, तो अगर उसकी प्राइस इतनी बढ़ेगी तो वो इंडस्ट्री या बंद करेगी या उसको प्राइस जो आना पड़ेगा। प्राइस बढ़ा के भी मेरा नहीं ख्याल कि इंडस्ट्री आपकी 15-20% से ज्यादा चल सकेगी। नहीं, अभी मेरा सवाल उधर ही राणा शाह साहब कि कितने % उम्मीद है कि रेट बढ़ेंगे, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज है, लोग बड़े 100% बढ़ेंगे। जिसने सर्वाइव करना है, प्लास्टिक की इंडस्ट्री हो, सेंट्री फिटिंग्स की हो, सेरामिक्स की हो, आपकी इंडस्ट्रियल इनपुट जब महंगी होंगी तो वो आउटपुट में जाएंगी। वो ये तो नहीं हो सकता कि वो इंडस्ट्री अपने बर्दाश्त कर सके, दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं कर सकती। नहीं तो क्या आपके हिसाब से कितने % की, मैं वही सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। करके मीटिंग बुलाई हुई है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की प्राइस कैलकुलेट करने वाली कितनी बढ़ गई है, डॉलर का इम्पैक्ट कितना आ रहा है। मेरा ख्याल है कम से कम भी आया तो 25% से कम का इम्पैक्ट नहीं आएगा भाई। अच्छा राणा साहब, नदीम मौलवी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया, आज थोड़े से क्राइसिस के अंदर है कि थोड़ी बहुत आप अपने प्रॉफिट में से माइनस करके इस मुल्क के लिए और सबके लिए बैठ के कुछ ना कुछ इस तरह का हल निकले कि फैक्ट्रियां बंद ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे तकलीफ है मसला पता है क्या है, जब मैं एक बंदे को भी अपनी फैक्ट्री से जॉब से ऑफ करूंगा। हमारा एक प्लास्टिक का छोटा सा यूनिट है, पिछले 15 दिन से हम उसको ना जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 माह से, वो 1 माह से 1.5 माह से बंद पड़ा है। और मेरे जो बोर्ड के बंदे हैं वो उन्होंने परसों कहा कि ये लेबर आदि कर दें। अच्छा जनाब, मेरा एक सवाल है, आप अगर आप समझते हैं कि अगर IMF के शराइत पे हम चलते हैं और डॉलर मजीद महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, टैक्सेस डाले जाते हैं और IMF को हम शराइत मान लेते हैं, तो क्या आपकी इंडस्ट्री चलेगी? सर IMF की शराइत जो है ना वो मान तो ली है, और कैसे मानेंगे। आप पेट्रोल भी महंगा हो गया, गैस की प्राइस तो आपको बता रहा हूँ तकरीबन 1.5 गुना हो गई है, सारी चीजें बिजली और सुना इस माह प्राइस आ रही है। इंडस्ट्री तो आगे ही आपको बता रहे हैं कि 25% के करीब बंद हो गई है, 25 से डिजास्टर में हो जानी जॉब चलता है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि चीजें बढ़ाई जा रही है, IMF के कहने पे मजीद बढ़ाई जाएगी। तो क्या आपकी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी, या आप चाहते हैं कि हुकूमत IMF से कहें कि इन शराइत को ना पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही फंस चुका है, मजीद और अगर डॉलर को बढ़ाया गया तो हमें फांसी पे चढ़ाने के काबिल कर दिया है? आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। IMF की शराइत मानना ना मानना ये बिगेस्ट स्पेक्ट्रम है। मैं और आप तो डिसीजन कर सकते इस पर, हमारी इंडस्ट्री की हद तक नहीं, पूरे मुल्क को क्या जरूरत है, कितने हम डिफॉल्ट है, क्या उसके साथ होंगे,
ये डिसीजन तो मैं इस पर राय नहीं। बस राणा साहब, आपके बात का वो जवाब आ गया। मैं सिर्फ आखिरी आपसे एक सवाल सिर्फ 2 जुमलों में चाह रहा हूं कि क्या अगर इसी तरह की सूरत हाल रहेगी तो क्या आप कोई एहतजाज की तरफ जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद करेंगे, या फिर वेट एंड सी करेंगे कि जब हालात सही होंगे हम अपनी फैक्ट्रियां ऑन करें? जी, इसमें बड़ी सीरियसली गुफ्तगू हो रही है। ये 8 तारीख को डिसीजन करना है कि हम 2 या 3 माह के लिए फैक्ट्रियां बंद कर दें, और एहतजाज तो जाहिर है पिछले वीक भी एहतजाज किया है, उससे पिछले वीक भी किया है, तो एहतजाज तो बार चलता रहेगा। जो फैक्ट्रियां 8 तारीख को क्लोजर करना या ना करना, गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है राणा शहजाद साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया आपने हमें जी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि इनका कप वाला जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया मुझे बड़ा पसंद आया। 70 सालों से हर लीडर आता है और एक कप तोड़ता है और अवाम कहते हैं कोई बात नहीं, जो टूट गया दूसरा कप लो, फिर वो कप टूटता है, फिर कहते हैं यार हम साफ कर लेंगे, तीसरा कप दो। ये कप टूटते जाते हैं, मगर कोई ये नहीं सोचा कि इसका मसला ये है कि आप पहले वजह ढूंढें कि ये क्या मेरे हाथ में मसला है या इस टेबल पे रखने का मसला है। हम मसले की तरफ आए, हुब्बुल वतनी की तरफ आए, नहीं जैसे कि दोस्त ने कहा सब अपना अपना कमाओ, प्रैक्टिकल बने। इकबाल भाई का सवाल वही है कि अभी जो हम इस इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिस्ट को सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि वर्क अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज यू हैव। इस वक्त इफ यू डू नॉट हैव एन इकोनॉमिस्ट, गैस भरी हुई है, इस पूरा कमरे के अंदर अपनी जान बचानी है तो कहां से निकलेगा? इकोनॉमिस्ट लेके आएंगे, जब तक आप पॉलिसीज नहीं करेंगे बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट फेल हो जाएगा। कैसे लेकर आएंगे? यहाँ तो जलसे की बातें की जा रही है, यहाँ तो क्या कहते हैं ताज की बातें की जा रही है। सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल अपनी कुर्सी के लिए लड़ता है, इसहाक डार अपनी लड़ता है, शौकत तरीन अपनी लड़ता है। अवाम की कौन सोचता है? क्या शौकत तरीन ने डॉलर नीचे किया? शौकत तरीन भी कहता था आईएमएफ पे चले जाए, इसहाक डार भी कहता है आईएमएफ पे चले जाए, मिफ्ता भी कहता है। तो आप सीधा सीधा कहते हैं 300 पे डॉलर कर दे, छोड़ दे आईएमएफ को। क्या हाल है इकबाल भाई, आप बताएं ना। यार मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही कि आप वो बातें कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाए, जो हमको करनी थी नहीं कर पाए, उससे इत्तिफाक सब करते हैं कि हमारी ये गलती। तो क्या आगे भी वही गलती करेंगे? आगे गलती का आगे वही गलती करना है। आपको कौन कह रहा है आगे ये? तो आगे का मसला बताएं ना। आगे का तो मैं हल बता रहा हूँ कि आप पहले अपने आप को भाई आपके आईएमएफ से हम गोरों से बड़े जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। जो गोरा बोलता है वाह वाह आईएमएफ। क्या हमारे पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट मर चुके हैं? यहाँ गोरे कहां से आ गए यार? आप आईएमएफ को आपको आईएमएफ से कर्जा लेना है कि आईएमएफ आपको कर्जा देना चाहता है? पहले तो आप यही सोच लो। आप इसहाक डार के साथ में बात कर रहे हो, अरे भाई आईएमएफ को पैसे ही नहीं देने आपको, चले नहीं ले आप पीछे भाग रहे हो उसके। वो आईएमएफ वाले तो कहां आ रहे हैं आपके पास आने के लिए? वजह है कि आप जैसे लोग जो कहते हैं जी जो मैसेज चल रहा है नहीं चले, अपना पैसा आज की तारीख में आईएमएफ का इंटरेस्ट है आपको लोन देने में, उसके बाद तो टाइम ही नहीं आपसे मिलने के लिए। इकबाल भाई मैं यही तो आप बात जो कर रहे हो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जो मेन बात भाई पॉलिसी तो यही है ना कि महंगाई के वक्त अगर आपको आईएमएफ की किस्त लेनी है, किस्त लेने के बाद 15 दिन के बाद बोलते हैं कि भाई इसे डबल मुझे कर्जा दे दो। आपसे यही कह रहा हूं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आईएमएफ के पास अगर आप नहीं जाते तो महंगाई इससे ज्यादा हो जाएंगी। मैं आपको ये समझा रहा हूं। अगर आप चले आईएमएफ के पास नहीं जा रहे, आपके पोर्ट पे कंटेनर रिलीज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आप टोटल आपके पोर्ट पे कंटेनर क्या रखे हुए हैं? मेरी बात क्या आपके पोर्ट पे ऐसी चीज रखे हैं जिससे आवाम मर जाएगी? हाँ मर जाएगी। मैं बता रहा हूं, गंदम यहाँ पे मौजूद है, खाना मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हाँ चाय इंपोर्ट किया हुआ, आप चाय पीना छोड़ दें। गंदम आज की आपने क्या इंपोर्ट किया? आपने ईरान के अंगूर इंपोर्ट किए, आपने सेब इंपोर्ट किए। आपका क्या चीज इंपोर्ट हो रहा है? इंपोर्ट आपका है ऑयल, जो कि सऊदी आपको दे रहा है, जिससे आपके कारखाने चल रहे हैं। नहीं दे रहा, वो भी यही कह रहा है पहले आईएमएफ में जाओ। बात सुने, आपको शायद इतनी मालूमात नहीं है। आप जो बात सऊदी ने अगर एक स्टेटमेंट दिया हो ना आईएमएफ पे, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई स्टेटमेंट आईएमएफ के सपोर्ट में नहीं दिया। अभी सऊदी अरब ने क्या कहा कि भाई पहले आप मशरूत शर्त रख दी ना, रोक दी ना लोन। सऊदी अरब ने रोकी हुई है, यूएई ने रोकी हुई है। तो सियासी हालात की वजह से सारा सियासी हालात यार देखिए, आज सियासी हालात को अपनी तरफ रखे हैं। सियासी हालात मेरी समझ में नहीं आ रहा, बात कौन से टॉपिक पे करना चाह रहे हो आप? ये चाहते हो कि आज हमको क्या करना है, या हम कुछ जो कर नहीं पाए उस पर बात करनी है? उस पर तो उससे मैं आपसे सीख लेते हैं। आप मुझसे आईएमएफ के अलावा
हमें बताएं आप क्या मुझे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। बस ये कि कर्ज लेने के बाद मुझे आप ये IMF के कर्ज लेने के बाद क्या आप बताते हैं पाकिस्तान खुशहाल हो नहीं, जाएगा? क्यों? कौन कह रहा है? पाकिस्तान में डॉलर कम हो नहीं, 15 दिन के जाएंगे। बाद तो डबल किस्त अरे ले लेंगे। भाई मेरे, आपको एक गोली लगती है और आपका खून निकल रहा है, आप सबसे पहले क्या करोगे? बिल्कुल जाएंगे पहले ब्लीडिंग रोकने की पहला ही टारगेट होगा, ब्लड जो हो रहा है आपका, जो जाया हो रहा है उसको रोकोगे। तो मकसद कहने का है, आज आपके ऐसे हालात हैं, पहले अपना ब्लड तो रोको। सर हम गोली के सामने नहीं खड़े होंगे कि दूसरी गोली लगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो मैं यही तो समझा रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं दोबारा IMF के पास जाओ, दोबारा गोलियां खाओ। ब्लड रोकोगे ना, ब्लड तो कैसे रुकेगा? हॉस्पिटल पॉलिसी से रुकेगा मेरे भाई, पॉलिसी हमने बनानी है। हॉस्पिटल में जाओगे ना, ब्लड रोकोगे अपनी, दोबारा खड़े हो गए, एक और गोली मार लो IMF मुझे। ट्रीटमेंट करोगे ना। अरे भाई बहुत कम है। आज की हॉस्पिटल आपकी IMF है, आप उधर ही जाओगे पहले, उसके बाद आप अपने हल निकालोगे। आप आज IMF के पास तो नहीं मतलब जाओगे। अगर हॉस्पिटल है तो आप कह रहे हैं कि IMF जो है पाकिस्तान की मईशत बेहतर कर देगा, डॉलर नीचे। बेहतर अब मैंने आप क्या खुद में वही नहीं कहते कह हैं, रहे हैं। मैंने ये वो बोला, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अभी 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 जो है अपने आप को निकालना कैसे आप है? अपने आप को बचाने के लिए हाँ, तो वही अभी यहाँ पर अगर निकालना आप कैसे? अरे मैं- डॉक्टर के पास जाएंगे या हकीम के पास, अरे- हकीम कह रहा है बस थोड़ा सा मेरा जो है ना ये वो ले नहीं, लो। वो कह रहे हैं अभी की जो हालात है उसको तो कवर कर लें, फिर आगे जब तैयार हो जाएंगे तो फिर टॉपिक पे बात कर रहे हो। मेरा मकसद कहने का, आपके सवाल, आप पहले आप सवाल बताएं मुझे क्या है, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल जो है उसका जवाब आप सुनना नहीं चाहते हो, तो फिर आप जो जवाब आप सुनना चाहते हो तो आप उसी हिसाब का सवाल करो ना, कि भाई 1947 में पाकिस्तान बना के गलत बना। नहीं, उसका हाँ, इस तरह की बातें आप कर रहे हो ना। 71 में पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब 2 टुकड़े हो गए, सही हुआ के गलत हुआ। अब इस पे बात कर लो। या तो आपके सवाल क्या है कि आज ही क्या करें, एक बार और मैं जब मैं उसका जवाब एक जुमले में आपको यार, आप बताते हैं, एक जुमले में आपको आप जवाब- मेरे से सवाल करो, मैं उसका जवाब दूं ना। अच्छा एक जुमले में मैं आप आपको सवाल के जवाब दूं, जवाब मेरा घुमा वक्त के छोटा छोड़ है। दीजिए। नहीं, आपके सवाल का जवाब देना। आप बिल्कुल सवाल करो। मेरा- एक आखिरी मेरा सवाल है, देखिए ये वही चौरंगी घुमा रहे हैं, कह रहे हैं IMF से बेहतर नहीं होगा, मगर IMF के पास जाना आज तो अभी IMF में वक्त- जाएंगे। अभी आज बात नहीं की है, तारीख में आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने कहा ना पोर्ट पे कंटेनर, तो मेरे भाई पहले आप अपने हालात देख लो कि हम हैं क्या, पहले पता भी चल जाना कि आपके जेब में कितना है और आप क्या हो, उसके हिसाब से आप करोगे ना। 200 रुपये जेब में है तो 2000 खाना नहीं खाने जाओगे आप, उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करोगे, अपनी उसमें रहो। देखें, हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं या जो हमारी इंडस्ट्रियां चलती हैं, वो चलती हैं ज़्यादातर हमारा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी इंडस्ट्री बगैर रॉ मटेरियल के, जो इंपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि आपकी एक इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में इंपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती, यानी आपकी एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती। बहुत जरूरी है। हाँ, तो मकसद कहने का, जब इंपोर्ट के बगैर आपकी एक्सपोर्ट नहीं चल सकती, इंपोर्ट के बगैर आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, तो फिर खाओ भी पियोगे कहां से? तो मकसद इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इंपोर्ट कैसे करोगे? आपके पास तो डॉलर ही नहीं है, आपके पास तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए आप IMF में जाओगे, आपको कर्जे मिलेंगे, आप अपना माल रिलीज करवाओगे, फिर आप अपनी इंडस्ट्री को दोगे, वरना तो आपकी एक इंडस्ट्री भी नहीं आप रहेगी। IMF के अच्छा। कर्जे लिए जा रहे हैं, पिछले दफे ये- पहली दफा तो तो नहीं कर्ज जा कैसे रहे। न ले, अभी तो हालात जो बता रहा है। आपको किसने कहा हम कर्जा ले रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन आज क्या करना बात चाहिए? सिर्फ यही है कि हम कर्जा अच्छा। लिए जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर कोई कंगाल होगा तो कोई बैंक आपको 1 करोड़ रुपए देगा आपकी झोपड़ी पे? आज हमारा महल है तो बैंक आता है, इंडस्ट्री है तो बैंक आता है, मैं लोन दे रहा हूं। मतलब पाकिस्तान को आप ऐसा खोखला ना समझे। आज आपकी वजूद तो है नहीं, कि अच्छा, IMF आ एक रही काम है। करें, आप नहीं लो। आपको IMF कहां आपके हाथ पांव पकड़ रहा है कि हमसे लोन लो? हम लोग ही जा रहे हैं, नहीं लो लोन। IMF से बात ही नहीं करो, 15 दिन पता चल जाएगा। 3 महीने तक आप IMF से बात नहीं करो, पता चल जाएगा पाकिस्तान। आप चाय पीना छोड़ दे, हुब्बल वतनी पे यार, आ जाए, आप कहते हैं छोड़ो अच्छा, यार, अच्छा, छोड़ो, अच्छा, IMF से अच्छा, मेरे पैसे ले प्रोग्राम लो। का वक्त खत्म हो गया। छोड़ो यार, अरे हमें चाय, ईरान का अरे लेने भाई, दो। अच्छा, चाय मेरे- पीना छोड़ने की बात नहीं है, चाय खुद ब खुद इंपोर्ट बंद हो जाएगी आपकी। आप अच्छा, IMF से मेरे- नहीं लो, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। महमूद नदीम मौलवी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और बात अभी तक तशनगी में भी बाकी रह गई है कि हल नहीं है कोई भी, और हम एक दूसरे से डिबेट किए हुए होते हैं कि इस वक्त क्या होना है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हालात को हम नहीं देखते कि इस वक्त हमें क्या फोकस करना है और हमें किस विज़न की तरफ जाना है और हमें क्या सोचना है इस वक्त मुल्क के हवाले से। हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम, अभी कोई भी काम इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा कि जो अपने हिस्से का काम किया जाए।
हर शख्स जो है अपनी अपनी सियासत को, अपनी सारी चीज़ों को सेव करते हुए जा रहा है। कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को सबसे पहले कुर्बानी के लिए पेश करे और इसके बाद ये कि देखे मैं जो है ये कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमारी बरादरी लेवल के ऊपर भी बात की जाए तो कहीं भी फंड के हवाले से बात की जाती है, कहीं भी किसी के हवाले से बात की जाती है, कहीं भी मदद के हवाले से बात की जाती है। तो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार अगर 10 लाख की ज़रूरत है तो सबसे पहला लाख रुपए मैं देता हूँ, उसके बाद 9 लाख रुपए खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे लोग, हमारे ये सारे के सारे लोग पहले कुर्बानी नहीं देते बल्कि सबसे कुर्बानी मांग रहे। तो ये कुर्बानी वाला जो हिसाब किताब है, अगर वो सही एक्सपोज हो जाए कि पहले अपने आप को पेश करे फिर अपने आप से इस कौम के लिए कहे तो सब कुछ मिलने की उम्मीद होगी। लेकिन जिस तरीके से ये मंजरनामा है इस पर सिर्फ दुआ की भी ज़रूरत है और इसमें अपने अपने एहतसाब की भी ज़रूरत है। जब वक्त इंशाअल्लाह ताला, ऐसा नहीं कि हमारे पाकिस्तान को कुछ होगा, इंशाअल्लाह हालात बहुत अच्छे होंगे। दुआओं के साथ भी आपसे दरख्वास्त है और इस मुल्क के लिए आपको हर को अपने हिस्से का काम करना और इंशाअल्लाह जब अपने हिस्से का काम किया जाएगा तो ये मुल्क तरक्की की मनाजिल की तरफ रवां दवा रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और अपने वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।